हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल सुमित राणा एकेडमिक क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर आप सभी के लिए 9th से लेकर के 12th तक की एक सीरीज चालू की है, जिसमें हम लोग स्पेशली बायोलॉजी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज जो हम यहाँ पर ये वीडियो लेकर के आए हैं, ये वीडियो हमारी क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 9th से लेकर के 12th तक की जो कंप्लीट बायोलॉजी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप हमसे अब बचपन से ही जुड़ सकते हैं। बीएससी का एक हमारा चैनल बना हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, जहां पर ग्रेजुएशन लेवल के हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए हैं। वो जब बच्चे हमसे डायरेक्ट वहां पर जुड़ रहे हैं आकर के, तो उनको शायद उस लेवल की या अपने क्षेत्र में उस स्तर की शिक्षा को उन्होंने ग्रहण नहीं किया होता है। तो फिर जब वो बायोलॉजी को वहां पर या ग्रेजुएशन में आकर के पढ़ते हैं तो उन्हें बड़ा तकलीफ हो रही होती है कि यार ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने और हमारी टीम ने यहां पर एक नए कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग 9th की बायोलॉजी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी विषयों के ऊपर आपके लिए, ठीक है, वीडियोस को क्रिएट करके लाने वाले हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे बच्चों। मैं आप जो क्लास 9th आपका है, आप जाहिर सी बात है क्लास 9th में है और आपकी क्लास 9th में साइंस है, और साइंस में आपका एक पार्ट है बायो का। ठीक है, एक बायो का पार्ट है, और इस बायोलॉजी में जो आपका कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, और फुल डिटेल देखेंगे, यहां पर कोई भी काट छांट नहीं, सब कुछ डिटेल में सिलेबस जिस तरीके से देखेंगे उसी तरीके से हम लोग बच्चों डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे भी। तो हमारे जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको अब घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये प्योर एकेडमिक चैनल हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यहां पर बेनिफिट होने वाला है। तो यहां पर बच्चों हम लोग जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले क्लास 9th में आप लोगों को जो पढ़ना रहता है वो है सेल, दैट मीन्स कोशिका। क्लास 11th में भी आपको सेल पढ़ना है, एज वेल एज जब आप बीएससी में आएंगे ना, तो वहां पर भी आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में भी कोशिका के बारे में पढ़ना होगा। जैसा कि मैं यहां पर आप लोगों को बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक लेकर के जाऊंगा, तो मैं आपको सब बताते हुए चलूंगा कि 9th में आपको क्या पढ़ना है, 10th में क्या पढ़ना है, 11th में क्या पढ़ना है, 12th में क्या पढ़ना है, बीएससी में क्या पढ़ना है। तो मैंने आपका हाथ थामा है अब 9th से, और अगर आप मेरे साथ 9th से जुड़े हैं और आपको हम समझ में आते हैं, आप बायोलॉजी को पसंद करते हैं, तो आपका मैं साथ आपकी ग्रेजुएशन लेवल तक नहीं छोड़ूंगा। ठीक है बच्चों, तो बस आप अपना सपोर्ट बनाइए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि हमारी ये नई पहल, नई सीरीज आप लोगों के साथ में यहां पर चालू की गई है। तो पहले नंबर हम लोग यहां पर सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो देखना है। और भी कुछ कंटेंट है जो मैंने यहां पर हो सकता है मेंशन नहीं किए हैं, या हो सकता है कि वो मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते पढ़ा दूं। ठीक है, या ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो 9th में तो हम देखेंगे ही देखेंगे, कुछ हायर लेवल का है तो वो भी मैं यहां पर मेंशन कर दूं, क्योंकि मैं तो हायर लेवल का ही पढ़ा रहा हूं। और मैंने ये सीरीज इसलिए स्टार्ट करी है, मैं इसलिए 9 से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि मेरे साथ जो बच्चे जुड़ेंगे वो 9, 10th, 11, 12 यानी 4 साल यहां पर और 3 साल आप बीएससी में, यानी कि 7 साल हम साथ में होंगे। और इन 7 सालों में 7 जन्मों तक का हम लोग साथ पकड़ के चलेंगे। समझ रहे हैं? मतलब कि आप कहीं ना कहीं पर अपनी लाइफ में बायो से रिलेटेड अगर हमसे जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में 100% सक्सेस होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो हम लोग यहां पर कोशिका में क्या क्या पढ़ना है उसको समझना है। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर कोशिका के बारे में ही जानना है कि सेल क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज कैसे हुई
उस पर हम लोग प्रकाश डालेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर हम लोग पगला जाएंगे ना। लेकिन हम क्या करेंगे, डिटेल तक जा करके यानी टच करेंगे और चले आएंगे। नहीं समझे? हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में ही, लेकिन कंप्लीट डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कंप्लीट आपका है ही नहीं यहां पर एग्जाम में, या उससे आएगा ही नहीं। यहां पर तो उतना पढ़ना है आपको जितना आपको आए, ठीक है। और मैं कोशिका के बारे में इतना पढ़ा दूंगा कि जब आप चाहे 11th में जाएं, आप चाहे बीएससी में जाएं, और जब सेल की बात आए तो आप कहें कि भाई ये तो मुझे पता है, ये मैं 9th से पढ़ते आ रहा हूं, मुझे यहां पर इसकी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या इस टॉपिक को पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसका अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फट से कर दूंगा या कर दूंगी। समझ रहे हो? तो यहां पर हमको कोशिका की खोज के बारे में समझना है। फिर कोशिका सिद्धांत हम लोग देखेंगे, सेल थ्योरी किसने दी, क्या है कोशिका सिद्धांत, और फिर उसके बाद में कोशिका की मूलभूत कक्षाएं, दैट मीन्स फंडामेंटल क्लासेस ऑफ सेल, इनके बारे में समझेंगे। इसी के साथ साथ यहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है, इनके बारे में समझेंगे। इसके बाद हमारा जो कंटेंट नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा कोशिका आकृति एवं आकार, यानी कि कोशिका के शेप के बारे में समझेंगे, साइज के बारे में समझेंगे। कोशिका का शेप क्या है, साइज क्या है, कोशिका किस आकार की हो सकती है या आकृति की हो सकती है, इसका कितना साइज हो सकता है, वो यहां पर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कोशिका की परासंरचना, दैट मीन्स अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, एनिमल प्लांट बोथ, दोनों सेल के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग कोशिका चक्र समझेंगे, क्योंकि अब कोशिका विभाजन भी हमको यहां पर पढ़ना है, तो सेल साइकिल के बारे में समझेंगे, कोशिका विभाजन दैट मीन्स सेल डिवीजन, और स्टेम कोशिका यानी स्टेम सेल्स क्या होती इनके बारे में समझेंगे। तो आप समझिए यहां पर मैं कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा, कोशिका चक्र पढ़ाऊंगा, यानी कोशिका जो है वो पूरी की पूरी आपकी 9th में है, और जब आप 11th में आते तो कहते सर ये तो मैंने पढ़ा नहीं, क्योंकि आपने 9th में अच्छे से पढ़ा नहीं। और 9th में अच्छे से इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि 9th में आपको अच्छे से पढ़ाने वाला कोई मिला नहीं। जो साइंस के टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, सपोज दैट वो मैथ पढ़ा रहे हैं या केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री फिजिक्स तो साइंस के अंतर्गत आपको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन वही सर क्या कर रहे हैं कि आपको बायोलॉजी भी पढ़ा दे रहे हैं, कि वो कहते हैं अरे यार कहां जाओगे, मैं इतने पैसे में ही इतना पढ़ा दे रहा हूं। तो वो डग्गा मारी खत्म कर दी है, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन जब करेंगे जाकर के, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अभी आप नहीं समझेंगे, जो नई शिक्षा नीति लागू की गई 2020 में, जब आप बीएससी में आएंगे तो पहले की जो ग्रेजुएशन होती थी वो ऐसी होती थी कि 11th 12th आपने पढ़ लिया, लेकिन अब की जो ग्रेजुएशन होगी ना, अब जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे, या जो ग्रेजुएशन यहां पर कर रहे हैं बच्चे फर्स्ट ईयर में जो 2021 में आए हैं, राइट, उनको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही कितना उनको पढ़ना है और क्या क्या उन्होंने पढ़ा और क्या क्या उन्होंने नॉलेज गेन किया। तो अब आप ग्रेजुएट भी जब करेंगे या ग्रेजुएट बनेंगे जाकर के, तो आप खुद महसूस करेंगे अपने अंदर से कि यस आई एम ग्रेजुएट, बिकॉज आप वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 9th में आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, जो कि आप देखिए यहां पर मैंने सिलेबस ये रखा है आपके सामने, और ये सिलेबस आपको पढ़ना होता है, ठीक है, ये पढ़ना होता है, लेकिन हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमें कोई पढ़ाता ही नहीं है बायोलॉजी में, तो इसलिए बायोलॉजी को हम हवा में ले लेते हैं। लेकिन बायोलॉजी को हवा मत लीजिए, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है ना आगे, डॉक्टर बनने के लिए तो जाहिर सी बात है आपको यहां पर इसको पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो स्टेम सेल क्या होती है, स्टेम कोशिकाएं क्या होती है, देन उसके बाद में एक टॉपिक होता है या एक प्रोसेस होता है अपोप्टोसिस, जिसको प्राकृतिक कोशिका मृत्यु एपोप्टोसिस के नाम से जानते हैं। प्राकृतिक कोशिका मृत्यु दैट मींस नेचुरली सेल क्या करती है, डेड करती है, उस प्रोसेस को हम लोग एपोप्टोसिस कहते हैं। उसके बारे में भी हम लोग इस कोशिका के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो सेकंड यूनिट रहेगा, या हम मान लेते हैं सेकंड जो चैप्टर हमारा रहेगा, हम यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज जो भी हम लेना चाहें ले सकते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा वो रहेगा ऊतक के ऊपर। किसके ऊपर? ऊतक के ऊपर, दैट मीन्स टिश्यूज के ऊपर। ऊतक क्या होते हैं इनके बारे में समझेंगे, ठीक है, डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। यहां पर कोशिका विशिष्टीकरण क्या है, दैट मीन्स द सेल डिफरेंशिएशन क्या है। कोशिका विशिष्टीकरण आप देख रहे हैं कि हमारा लीवर का सेल अलग है, लीवर अलग है, किडनी अलग है, हार्ट अलग है, ब्रेन अलग है, हाथ अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, सब कुछ बॉडी का पार्ट अलग है, लेकिन सब कुछ बना कोशिका से है, ऊतक से है, ऑर्गन से है। तो भाई ये सेल डिफरेंशिएशन कैसे हो रहा है, कोशिका विशिष्टीकरण कैसे हो रहा है, उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी चैप्टर में कोशिका जोड़, कोशिका संचार, सेल जंक्शन के बारे में देखेंगे, और सेलुलर कम्युनिकेशन, यानी कि दो कोशिकाएं आपस में जहां पर मिल रही हैं उसको सेल जंक्शंस कहते हैं। तो कैसे जंक्शंस बन रहे हैं, सेलुलर
कम्युनिकेशन कहने का मतलब होता है दो कोशिकाओं के बीच में किस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है, किस तरीके से आपस में वो कम्युनिकेट कर रही हैं, उसको समझेंगे। और एट लास्ट ऊतक क्या होते हैं, ठीक है, तो ऊतक क्या होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टिश्यूज क्या होते हैं इनके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, राइट। इसके बाद में हमारा जो थर्ड चैप्टर रहेगा, हम चैप्टर वाइज या यूनिट वाइज चलते हैं। मान लेते हैं कि ये सेकेंड यूनिट थी या सेकेंड चैप्टर था और कोशिका हमारा फर्स्ट यूनिट या फर्स्ट चैप्टर था। इस तरीके से हम चलेंगे ना, तो पहले चैप्टर में कोशिका पढ़ा, सेकेंड चैप्टर में टिश्यू पढ़ा, थर्ड चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स जैव विविधता के बारे में देखेंगे, विविधता के बारे में देखेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो जीवित जीव हैं उनकी डाइवर्सिटी कैसी पाई जा रही है, उनकी विविधता कैसी है, उसके बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहां पर हम लोगों को जैव विविधता के बारे में देखना है, बायोडाइवर्सिटी देखना है कि इस पूरे वर्ल्ड में जो प्लांट और एनिमल का डाइवर्सिटी है वो कितना है, कैसा है, कहां कहां पर कौन से प्लांट पाए जा रहे हैं, कहां कहां पर कौन से एनिमल पाए जा रहे हैं, उनके बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे। फिर यहां पर मेगा जैव विविधता यानी कि मेगा डाइवर्सिटी या मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ना, मेगा डाइवर्सिटी या मेगा बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में समझेंगे। भारत में जैव विविधता, दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया के अंदर भारत में जो जैव विविधता पाई जा रही है, यानी इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है वो कितनी है, कितने परसेंट है, क्या क्या है, ये सब हम लोग देखेंगे ग्राफ के तौर पर भी और डाटा के तौर पर भी, क्योंकि यहां पर डाटा इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये डाइवर्सिटी का चैप्टर पूरा आपका 11th में भी है। नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है जैव विविधता में क्षति, दैट मीन्स लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता में क्षति कहने का मतलब क्या है कि डाइवर्सिटी जो हुआ है, बायोडाइवर्सिटी जो हुआ है वो घट क्यों रहा है, ठीक है, लॉस क्यों हो रहा है बायोडाइवर्सिटी में, वो भी समझना है। इसके बाद में हम लोग देखेंगे वर्गीकी। वर्गीकी कहने का मतलब टैक्सोनॉमी, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या एनिमल है, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया गया या उनको कैसे नाम दिया जाता है, उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस टैक्सोनॉमी को भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके साथ साथ आपको यहां पर वर्गीकरण का इतिहास, दैट मीन्स हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखना है, ठीक है। वर्गीकी के बाद में आपको वर्गीकरण का इतिहास समझना है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखना है, और जंतु एवं पौधों की विस्तृत वर्गीकरण प्रणाली को भी समझना है, दैट मीन्स डिटेल्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ प्लांट एंड एनिमल को भी देखना है, राइट। तो ये इतने जो चैप्टर या इतने जो टॉपिक हमारे हैं इस यूनिट के या इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। तो हम यूनिट मान लेते हैं कि यूनिट थर्ड हमारी है, इसमें इतने चैप्टर हैं, जैव विविधता, मेगा जैव विविधता, भारत में जैव विविधता, जैव विविधता में क्षति, वर्गीकी, ये हमारे चैप्टर हो गए, राइट। वर्गीकरण का इतिहास क्या है, जंतु एवं पौधों की विस्तृत वर्गीकरण प्रणाली क्या है, इनके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद में हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो है व्हाट डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं या क्यों होते हैं। तो इसमें हम लोग रोग के बारे में देखेंगे, डिजीज क्या होती हैं, है ना, रोग की श्रेणियां क्या है, कैटेगरीज ऑफ डिजीज, वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, निमेटोहेल्मिन्थीज डिजीज, है ना, इनके बारे में समझेंगे। और यहां पर एक टॉपिक समझना है कैंसर, कैंसर क्या है इसके बारे में समझेंगे। देन फिफ्थ यूनिट की अगर अपन लोग बात करें तो वो हमारी है नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस में पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे अजैविक संसाधन, दैट मींस एबायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं हमारे दैनिक जीवन में, प्रदूषण क्या है, पॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम लोग यहां पर समझेंगे। और जैविक संसाधन दैट मींस बायोटिक रिसोर्सेस क्या है, इनके बारे में भी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग यहां पर प्रकृति में वैश्विक जैव, प्रकृति में वैश्विक जैव दैट मींस रासायनिक चक्र के बारे में समझेंगे, दैट मींस ग्लोबल बायोकेमिकल साइकिल इन नेचर। वैश्विक जैव, ये सुना सुना सा लग रहा है, ये आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी 12th में। और यहां पर बायोलॉजिकल जो यहां पर बायोकेमिकल जो साइकिल चलेगी, इसमें हम देखेंगे कि जो नेचुरल फैक्ट होते हैं या नेचुरल जो सब्सटेंस होते हैं उनको डिकम्पोज किया जाता है और वातावरण में उन न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा दिया जाता है एक लेवल पर,
ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रकृति में वैश्विक जैव या रासायनिक चक्र, ग्लोबल बायोकेमिकल साइकिल इन नेचर। ठीक है, इसके बाद में वैश्विक पोषण प्रवाह क्या है, ग्लोबल न्यूट्रिएंट्स फ्लक्स या फ्लो क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो आप देख रहे हैं 9th का सिलेबस क्या है, और हम लोग बहुत ही आसानी से कह देते थे कि नहीं हमको तो 9th तो हमारा हो ही गया, 9th में साइंस हमने पढ़ रखी, लेकिन ये बायो का सिलेबस है बच्चों। इसके बाद में अगर अपन लोग 6 यूनिट की बात करें तो वो है इंप्रूवमेंट इन फूड एंड रिसोर्सेज, यानी कि फूड का किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रहा है और क्या रिसोर्सेज है, क्या सोर्स है, किस तरीके से हम फूड लेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है हमारा भोजन, आवर फूड। हमारा भोजन क्या क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, फैट, है ना, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और खाद्य पदार्थ कौन कौन से उनके बारे में देखेंगे, सीरियल्स, मतलब दाल जो होती हैं, शाक सब्जियां जो है, मीट मछली जो है, अंडा, दूध, घी, ये सब हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सेकंड जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा भोजन के अधिकतम उत्पादों की आवश्यकता, दैट मीन्स नीड फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ फूड। क्यों हुई, भोजन के अधिकतम उत्पादन की आवश्यकता क्यों हुई और ये कैसे उत्पादित किए जाते हैं, इनके बारे में देखेंगे। स्थायी कृषि क्या होती है, दैट मीन्स एग्रीकल्चर भी यहां पर देखेंगे। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होती है, स्थायी कृषि क्या होती है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट है फसल की पैदावार में सुधार के लिए रणनीतियां, यानी कि जो हम फसल पैदा कर रहे हैं, जो क्रॉप इंप्रूवमेंट हो रहा है, क्रॉप यील्ड हो रहा है, उसमें किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं कि हमको कम समय में ज्यादा क्रॉप मिले, ठीक है, ज्यादा हमको सीरियल्स मिले, ज्यादा हमको फूड मिले, वो कैसे पॉसिबल है। तो उन मेथड्स को यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रेटजीज टू इंप्रूव क्रॉप यील्ड्स, राइट। देन इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कृषि पैदावार में सुधार। कृषि पैदावार में सुधार, दैट मीन्स इंप्रूवमेंट टू एग्रीकल्चर यील्ड। और नेक्स्ट है हमारा पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स आपके हैं ये यूनिट 6 के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको ये जो टॉपिक बताए ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये आपके 9th क्लास का बायोलॉजी का सिलेबस है। बायोलॉजी का सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप देखिए ये आपका सिलेबस है। हम बहुत ही शिक्षा को जो है ना कमजोर समझ बैठते हैं कि यार ठीक है मेरा हमारा हो जाएगा, हम पास हो जाएंगे, ऐसा वैसा कर लेते हैं। लेकिन रियलिटी ये है बच्चों की बाद में जब आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तब आपको दिक्कत होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें ना ही तो कोई गाइड करने वाला होता है शुरू में, और ना ही कोई बताने वाला होता है कि भाई ये सिलेबस है आपका, आपको इतना पढ़ना है और इतना पढ़ेंगे तब आपको आगे इतना और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सब आपको फर्स्ट ईयर 9th में ही मिल गया है, और यही सब आपको अगेन 11th क्लास में भी पढ़ना है। तो हम वहां पर और भी डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पर कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे, इनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। 10th में थोड़ा सा और भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, उसका सिलेबस जब मैं यहाँ पर लॉन्च करूंगा या जब मैं बताऊंगा, वीडियो डालूंगा, तब आप देखिएगा कि आपके 10th का सिलेबस कैसा है। 9th वाले बच्चों आप भी देखिएगा, 11th वाले आप भी देख लो कि आपने क्या गलती करी है आज। बीएससी वालों आप भी देख लो कि क्या गलती करी है आपने, कि 9th से आप पढ़ के नहीं आए। अगर हम 4 साल विधिवत तौर से बढ़िया से पढ़ लेते हैं 9 to 12, तो आपका ग्रेजुएशन भी बेहतरीन निकलेगा। एज वेल एज अगर आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मेडिकल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इजीली तरीके से कर पाएंगे। और वो कर तभी पाएंगे जब आपको डिटेल में पढ़ा हो या आपने डिटेल में समझा हो। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, हमारा जो 6th चैप्टर या यूनिट है वो है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। 5th जो यूनिट हमारी है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। 4th यूनिट हमारी जो है वो है व्हाट डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, किस लिए होते हैं भाई, इसमें डिजीजेस वगैरह देखना है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 3rd यूनिट। 2nd यूनिट टिश्यू एंड 1st यूनिट सेल, कोशिका। तो ये हमारा बेटा कंप्लीट बायोलॉजी का सिलेबस है। इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री का भी साइंस का सिलेबस है और फिजिक्स का भी साइंस का सिलेबस है। तो हम यहां पर बायो कवर करेंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए हमारे जो और फैकल्टी हैं और जो टीम मेंबर हैं वो आपको सिलेबस बताएंगे। तो आशा करते हैं बच्चों आपको बायो का सिलेबस कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमर कस लीजिए, अभी से अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है तो, और कुछ क्या करना है, आप कुछ ना करें लेकिन आप जो भी कर जाएंगे उससे आपके माता पिता का नाम रोशन होता है। तो माता पिता का नाम रोशन तो आप तभी कर पाएंगे या तो आप अच्छे से पढ़ लिख करके राजा बाबू बन जाएं। राजा बाबू कहने का अर्थ है कि IAS PCS आप बीट कर जाएं, या मेडिकल में आप सेलेक्ट हो जाएं, या स्पेस साइंस में आप चले जाएं, या मेडिकल साइंस में आप चले जाएं,
एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि आप क्राइम की दुनिया में जाएं और वहां पर मारधार करें, लड़ाई झगड़ा करें, गाली गलौज करें, एक दूसरे को उठाएं और फेंक दें, जेल में बंद हो, अखबार में आएंगे। एक ये भी फेमसिटी है, लेकिन उस फेमसिटी में पिताजी के मान और सम्मान को बहुत ठेस लगती है, क्योंकि उनका नाम डूबता है। और इस वाले फेज में हमारे पिताजी का मान सम्मान बहुत ऊपर आता है। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रही होगी मेरी बात, क्योंकि आप जिस एज में हैं उस एज में इतना सिलेबस पर्याप्त है। और ये अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, 10th अच्छे से पढ़ लेते हैं, 11th अच्छे से पढ़ लेते हैं, 12th अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो बच्चों सच बता रहा हूं, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ग्रेजुएशन बिना पढ़े कर जाओगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बहुत डिटेल में है। जैसे मैं एक बात कह रहा हूं कि आप फिर सेल्फ कॉन्फिडेंट इतना अच्छा आ जाएगा आपको बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ के अंदर, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं। क्योंकि हम जहां साइंस पढ़ रहे होते हैं, मैंने ये देखा है, मेरे साथ भी ये हुआ है, ये खुद का अनुभव है बच्चों। मैंने जहां पर 9th क्लास की कोचिंग करी थी, तो उन सर ने मुझे क्या किया था, केमिस्ट्री पढ़ाते थे तो केमिस्ट्री तो पढ़ाते थे, उसके साथ साथ वो फिजिक्स भी पढ़ाते थे, और फिजिक्स पढ़ाते थे तो वो हमको बायोलॉजी भी पढ़ा देते थे। तो जरूरत ही नहीं पड़ा हमको कहीं और जाने का, हमको पता ही नहीं चला कि हमारा सिलेबस क्या है ना। जब बाहर निकले, अच्छे से तैयारी किए, पढ़ाई किए, अपने आप को इसमें झोंक दिए बिल्कुल, तब समझ में आया कि भाई साहब बहुत बहुत तैयारी करना होती है। और जो गलतियां हमने की हैं वो हम अपने फ्यूचर में आने वाले बच्चों का, या जो हमारे बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं होने देंगे। तो अगर मैंने आपका हाथ थामा है तो आप भी हमारा हाथ थामिए बच्चों, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी वीडियो अपलोड यहां पर होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, और कंटिन्यू फॉर्म में हम लोग स्टडी करेंगे साथ के साथ। तो आशा करते हैं आपको ये सिलेबस समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी एक टॉपिक के साथ में यहां पर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।